नमस्कार मित्रों, सोचो एक पल के लिए, अगर कोई तुम्हारे घर में घुस आए, तुम्हारे संपत्ति छीन ले, तुम्हें नौकर बना ले और कहे कि ये सब तुम्हारे भलाई के लिए है, तो तुम क्या करोगे? यही हुआ था इस देश के साथ और इस देश ने झुकने से इनकार कर दिया। यह कहानी है उस संघर्ष की जो 200 साल तक चला, उन शहीदों की जिन्होंने अपनी जान देकर हमें सांस लेने का हक दिलाया। यह कहानी है भारत की आज़ादी की, लेकिन हर बार की तरह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात उस वक्त की है जब भारत सोने का चिड़िया कहलाता था। 17वीं सदी का भारत मुगल सुल्तान का आखिरी दौर। देश में दौलत थी, बाजार थे, व्यापार था। हिंदुस्तान का रेशम, मसाले और हीरे पूरी दुनिया में मशहूर थे। यूरोप के व्यापार उस सोने का खान तक पहुंचना चाहते थे और इस लालच में सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजा प्रथम ने एक कंपनी को इजाजत दी भारत से व्यापार करने की। नाम था उसका ईस्ट इंडिया कंपनी। यह बस एक व्यापारिक कंपनी थी, कुछ अंग्रेज व्यापारी, कुछ जहाज और मसालों की तलाश। लेकिन आप तो जानते होंगे कि लालच की कोई सीमा नहीं होती। 1608 में अंग्रेजों का पहला जहाज सूरत के बंदरगाह पर लगा और बदले में कंपनी ने कुछ उपहार दिए, कुछ वादे किए और यहीं से शुरू हुई एक बहुत बड़ी चाल। कंपनी भारत में धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाने लगी। मुगल बादशाह और जहांगीर ने उन्हें व्यापार करने की इजाजत दी। सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता, एक एक करके कंपनी ने अपनी चौरिया बना ली और फिर आया वह मोड़ जिसने इतिहास बदल दिया। 1757 प्लासी का युद्ध, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक ऐसी लड़ाई जो असल में लड़ाई से पहले ही खत्म हो चुकी थी। कंपनी ने नवाब के अपने सेनापति मीर जाफर को पैसों का लालच दिया और मीर जाफर ने अपने ही नवाब के साथ गद्दारी की। युद्ध के मैदान में जब तोपें गरजी तब मीर जाफर की सेना चुपचाप खड़ी रही। सिराजुद्दौला हार गए और उस दिन के बाद बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। यह सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह एक शुरुआत थी। अगले कुछ सदस्यों के कंपनी ने एक एक करके पूरे भारत के अपने पंजों में जकड़ लिया। टीपू सुल्तान जो अंग्रेजों को शेर जैसे चुनौती देते थे, 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में शहीद हो गए। उनकी आखिरी बात थी कि गिद्दड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। मराठा का साम्राज्य जो एक वक्त पूरे भारत में फैला था, वह टुकड़ों में बट गया। वैद, हैदराबाद, पंजाब, एक एक करके सब ढहते गए और कंपनी ने एक ऐसा हथियार चलाया जो तलवार से भी ज्यादा धारदार था। नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका यह मतलब था कि अगर कोई राजा बिना बेटे का मर जाए तो उसका राज्य कंपनी का हो जाएगा। राजाओं की गोद ली हुई संतानें भी नहीं गिनी जाएंगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव ने एक पुत्र को गोद लिया था, लेकिन जब वह चल बसे तो अंग्रेजों ने कहा, यह गोद लिया हुआ बेटा राजा नहीं बन सकता, झांसी अब हमारी है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने एक बात कही थी जो आज भी हवाओं में गुजरती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और फिर आया वह तूफान जिसकी चिंगारी छोटी सी बात से उठी। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज में हिंदुस्तानी सिपाही थी। उन्हें नई एनफील्ड राइफलें दी गई थी और उन राइफलों के कारतूसों पर एक अफवाह फैल गई। कहा जाने लगा कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सुअर हराम था। मेरठ में 10 मई 1857 को सिपाहियों ने बगावत कर दी। यह बगावत सिर्फ कारतूसों की नहीं थी, यह उन 200 सालों की घुटन का विस्फोट था जो अंदर ही अंदर धधक रही थी। मंगल पांडे का ललकार और रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, बहादुर शाह जफर का आखिरी संघर्ष जब एक साथ उठ खड़े हुए, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, हर तरफ बगावत की लहर दौड़ा गई। लेकिन यह क्रांति जितनी तेजी से उठी उतनी ही बेरहमी से कुचल दी गई। अंग्रेजों ने कोई रहम नहीं किया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, जहां वो एक गुमनाम कैदी की तरह मर गए। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते करते शहीद हो गए। उन्होंने घोड़े पर बैठे और हाथों में लिए तलवार अंत तक लड़ाई करती रही। 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन उन्होंने एक बीज बो दिया, आजादी की बीज। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब भारत ब्रिटिश कौन का ताज का हीरा बन गया था और इसी द्वार में भारत में एक नई पीढ़ी जन्म ले रही, पढ़ी लिखी, जागरूक और सवाल पूछने वाली। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में यह बस एक मंच था। यहाँ भारतीय नेता अंग्रेजों ने विनम्र निवेदन करते थे, लेकिन यह धीरे धीरे आवाज बुलंद होने लगी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है और मैं यह लेकर रहूंगा। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इन लाल बालपाल की तड़ी ने देश में एक नई आग जलाई। 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ।
और यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने विदेशी कपड़े जलाए, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया। यह आंदोलन एक संदेश था कि हम झुकने वाले नहीं हैं। और फिर इस धरती पर दक्षिण अफ्रीका से एक इंसान लौटा, एक दुबला पतला चश्मा लगाए सफेद कपड़ों में, जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जब गांधी 1915 में वापस भारत आए तो वह पहले से ही अफ्रीका में अपना पहचान बना चुके थे। वहाँ उन्होंने एक हथियार खोजा था जो दुनिया में किसी ने नहीं देखा था, सच्ची गरह सच्चाई की ताकत। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजों को उनके ही नौतिया सिद्धांतों से हराया जा सकता है, बिना हिस्से और बिना तलवार उठाए। गांधी जी ने भारत में आकर सबसे पहले इस देश को समझाया। 1917 में चंपारण बिहार के नील किसान, जिन्हें अंग्रेज जमींदार जबरदस्ती नील उगाते थे, गांधी वहां गए, सत्याग्रह किया और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। यह पहली जीत थी और इसने पूरे भारत को बता दिया कि गांधी कोई साधारण नेता नहीं है। 1919 में जलियांवाला बाग अमृतसर में एक बगीचे में हजारों लोग जमा हुए थे। बैसाखी का त्योहार था, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब एक साथ थे। और तभी जनरल डायर ने आदेश दिया, गोलियां चलने लगी, निकलने का रास्ता नहीं था, लोग कुएं में कूदने लगे और वहां पे लोग इतने जान गंवा बैठे कि सही से नहीं जाना जा सकता। पर उस दिन जो खून बहा उसने हर भारतीय का दिल बदल दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों को दी हुई नाइटहुड की वापस कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड से यह साफ पता चल गया था कि अंग्रेज भारतीय का दोस्त नहीं है और गांधी के दिल में कुछ और पका हो गया। सन 1920 में गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। नारा था, अंग्रेजी सरकार से असहयोग करो, स्कूल छोड़ो, सरकारी नौकरियां छोड़ो, अदालतों का बहिष्कार करो, विदेशी कपड़े जलाओ। लाखों लोग उठ खड़े हुए, वकील, शिक्षक, व्यापारी सब ने अपनी सुविधाएं छोड़ दी और तब ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज अब नहीं टिक पाएंगे। लेकिन साल 1922 में चेरी चौरा में भीड़ ने एक पुलिस के थाने में आग लगा दी। उस आग की लपेटे में 22 पुलिस वाले की मौत हो गई और गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। नेता नाराज थे, लेकिन गांधी का कहना था, हिंसा के रास्ते पर चलकर हम वहीं जाएंगे जिनसे हम लड़ रहे हैं। इसी दौर में भगत सिंह, चंद्र बोस, शेखर आजाद और उनके साथी एक अलग रास्ते पर थे, जहां गांधी ने अहिंसा में विश्वास करते थे। वहीं यह नौजवान मानते थे कि जुल्म का जवाब जुल्म की भाषा में दिया जाना चाहिए। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के वक्त भगत सिंह महज 12 साल के थे। उन्होंने उस बगीचे की मिट्टी अपनी मुट्ठी में उठाई और कसम खाई कि इस खून का बदला लेंगे। साल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका। मारने के लिए नहीं, बल्कि सरकार को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। साल 1930 में गांधी ने एक अपने अनोखे विचार के साथ आए। अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा रहा था, एक ऐसी चीज जो हर इंसान की जरूरत है। 12 मार्च 1930 को गांधी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। पैदल 390 किलोमीटर का सफर 24 दिन चलते रहे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, लोग धीरे धीरे जुड़ते गए, हजारों लोग। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी ने समुद्र का पानी उठाया और नमक बनाया। लेकिन इस मिट्टी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींद हिला दी। पूरे देश में लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया। कानून तोड़ा, गिरफ्तारियां दी, लाठियां तोड़ी, लेकिन पीछे नहीं हटे। दुनिया देख रही थी और पहली बार अंग्रेज सरकार को एहसास हुआ कि यह देश झुकने वाला नहीं। साल 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेजों ने बिना पूछे भारत के युद्ध में झोंक दिया। भारतीय सैनिक, भारतीय संसाधन, भारतीय ज्ञान। कांग्रेस ने विरोध किया, सब प्रांतीय सरकार ने इस्तीफा दे दिया और तभी सुभाष चंद्र बोस ने एक और रास्ता चुना। नेताजी मानते थे अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हथियार की जरूरत है। साल 1943 में उन्होंने आजादी हिंद फौज को नई ज्ञान दी। सिंगापुर में उन्होंने खड़ा होकर वह नारा दिया जो आज भी दिल में धड़कता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लाखों भारतीयों ने उनके फौज में भर्ती होने की कोशिश की। आजाद हिंद फौज ने इनफाइल और कोहिमा तक अंग्रेजों को ललकारा। साल 1945 में नेताजी का विमान दुर्घटना में गिरकर मौत हो गया। आज भी उनका मृत्यु का रहस्य है, लेकिन जो वो कर गए वो इतिहास में अमर है। 8 अगस्त 1942 को गांधी ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, करो या मरो। यह महज एक नारा नहीं था, यह एक ऐलान था, अंग्रेजों को अब तुरंत भारत छोड़ना होगा। अगले ही दिन सुबह अंग्रेज ने गांधी सहित हजारों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस बार कोई नेता नहीं था। आम जनता, किसान, मजदूर, छात्र, रेलवे पटरियों उखाड़ी गई, तार काटे गए, सरकारी दफ्तर बंद हो गए। अंग्रेजों ने दमन किया, लाखों लोग जेल में ठूसे गए, हजारों मारे गए। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और उस युद्ध ने ब्रिटेन को छोड़ दिया था। आर्थिक रूप से और नैतिक
रूप से भारत पर अब और राज करना ब्रिटेन के लिए संभव नहीं था। साल 1946 में ब्रिटिश सरकार ने माना भारत को आजादी देनी होगी। फिर शुरू हुई एक कहानी जो बहुत दर्दनाक थी। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के नेताओं के बीच सत्ता की खींचतान आखिरकार तय हो ही गया कि भारत 2 देशों में बटेगा। भारत और पाकिस्तान 14 से 15 अगस्त 1947 की रात जब पूरे देश में जश्न था, तब गांधी दिल्ली में नहीं थे, वे बांग्लादेश में थे, जहां हिंदू मुस्लिम के दंगों में खून बह रहा था। वह अकेले उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे और लाखों लोग थे जो एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहे थे। अपने घर छोड़कर, अपने जमीन छोड़कर विभाजन की वह रात आजाद के जश्न के साथ साथ करोड़ों लोगों के लिए एक कभी ना भूलने वाला जख्म भी लाई। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर फहराया तिरंगा झंडा। जवाहरलाल नेहरू ने वो भाषण दिया जो दुनिया के इतिहास में सबसे यादगार भाषणों में से एक है। आधी रात के वक्त जब दुनिया सो रही थी, तब भारत जीवन और आजादी के नींद से जागने की लड़ाई कर रहा था। उस रात करोड़ों लोगों के दिलों में खुशी की आंसू थे। 200 साल की गुलामी के आजादी की आंसू उन लाखों शहीदों के लिए जो यह दिन देखने के लिए जी नहीं सके। मंगल पांडे जो फांसी पर चढ़ गए, रानी लक्ष्मीबाई जो युद्ध के दौरान शहीद हो गई, नेताजी उनका सपना अधूरा रह गया, और वो लाखों अनजान चेहरे जिनका नाम इतिहास की किताबों में नहीं लिखा। उन सब के बलिदान का फल था वो तिरंगा जो 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर लहराया गया। और आज हम उस आजादी में सांस ले रहे हैं जिनके लिए करोड़ों लोगों ने सब कुछ दांव पर लगाया। जब तुम सुबह उठते हो और बिना किसी डर का अपने विचार बोलते हो, यह आजादी है। जब तुम किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी भाषा में बोलते हो, यह आजादी है। जब तुम वोट करते हो, अपने नेता चुनते हो, यह आजादी है। यह सब मुफ्त नहीं मिला, उसकी कीमत चुकाई गई है, लहू से, जवानी से, जिंदगियों से। तो हमारी किरदार है कि इस आजादी की कदर करें, इसे मजबूत बनाएं, और जब भी कोई इसे कमजोर करने की कोशिश करे, हम उठ खड़े हों, क्योंकि आजादी तब तक रहती है जब तक उनके हिफाजत करने वाले लोग होते हैं। यह देश उन लोगों ने नहीं बनाया जो बस जी लिया, इसे बनाया उन्होंने जो इसके लिए जिए। तो दोस्तों, ऐसी मजेदार हिस्ट्री कहानी जाननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।